नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमएचवन प्राइम का डिजिटल पेज लाइव। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। 2020 का अंत हो रहा है और 2021 का आगाज हो रहा है। अमूमन जब नए साल का आगाज होता है तो लोग नए साल को लेकर बहुत जश्न मनाते हैं, कुछ खास प्रिपरेशंस करते हैं और कई चीजों का इंतजार भी होता है। लेकिन इस बार लोग नए साल के जश्न के साथ साथ किसी एक चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वो है कोरोना की वैक्सीन। अब बड़ी बात यह है कि कोरोना की वैक्सीन क्या 2021 के जनवरी तक आ जाएगी या लास्ट दिसंबर तक ही आ जाएगी जो अभी चल रहा है, और अगर आएगी भी तो उसका पूरा डिप्लॉयमेंट क्या होगा, इसका लॉजिस्टिक चेन क्या कुछ कहता है। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नेशनल एंटी कोरोना टास्क फोर्स के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर सिद्धार्थ गुप्ता जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जाने माने डॉक्टर डॉक्टर शैलेंद्र तोमर भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत खास स्वागत है। डॉक्टर शैलेंद्र, अगर हम लोग बात करें, जिस तरह से डॉक्टर प्रोफेसर सिद्धार्थ गुप्ता बता रहे थे कि ये पूरा एक सप्लाई मैनेजमेंट होगा, तो इसका लॉजिस्टिक्स किस हिसाब से काम करेगा? सप्लाई चेन लॉजिस्टिक आखिरकार कहता क्या है और किस तरह से एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म पूरा डेवलप किया जाएगा इसके लिए? एक्चुअली सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से ओरिजिन होती है वैक्सीनेशन टिल द डिप्लॉयमेंट ऑफ द पेशेंट, जहां पे वैक्सीनेशन पेशेंट को दी जाती है, उस बीच के दौरान की जितनी भी कड़ियां हैं वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट आती है। अगर इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक हेल्थ सेंटर, देन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, देन डिस्ट्रिक्ट सेंटर, देन बड़े स्टेट हॉस्पिटल्स और उसके हिसाब से सेंट्रल हॉस्पिटल्स, इस तरह का हमारा सिस्टम है जिसको हब एंड स्पोक भी बोला जाता है। मतलब बड़े सेंटर के साथ साथ पैरेलली बहुत सारे छोटे सेंटर्स हैं। सो ऑलरेडी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है जो कि पब्लिक फंडेड है। अब रही बात सप्लाई चेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है उसके टेम्परेचर को लेकर के और उसके सप्लाई को लेकर के आती है कि कितनी जल्दी वो पॉइंट ऑफ डिप्लॉयमेंट पर पहुंच रही है। तो अगर मैं अपनी तरफ से बोलूं तो इंडिया का सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट पॉजिटिव न्यूज ये है कि जैसे आप बड़े ब्रांड्स की बात करें, अमूल की, अमूल इज अ परशेबल प्रोडक्ट। मतलब दूध निकलता है और उसके बाद वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कितनी जल्दी वो आपके घर तक पहुंच जाता है। दैट मीन्स सम कंपनीज आर ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स एट अ नेशनल लेवल। सो हम इस तरह से किसी तरह से हम लोग को इसको अमालगमेट करके जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पब्लिक फंडेड है और जो प्राइवेट पार्टीज है वो मिलकर के अगर काम करें तो बहुत तरीके से हो सकता है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग डेली 1 लाख वैक्सीनेशन भी लगाएंगे ना तब भी 30 साल लग जाएंगे वैक्सीनेशन होने के लिए। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा काम है, क्योंकि हमारा 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन और वन ऑफ अ काइंड पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड। सो इट्स अ ग्रेट चैलेंज आल्सो। डॉक्टर सिद्धार्थ, जिस तरह से डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा कि अगर डेली भी हम 30 लाख लोगों को एक साथ वैक्सीन लगाते हैं तो उसके लिए भी हमें सालों लग जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति तक इसकी वैक्सीन को पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे होगा? क्योंकि जानकारी ये भी है कि जिस तरह की ये वैक्सीन है -20 डिग्री टेम्परेचर में इसको स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये खराब हो जाएगी, नीडल्स में आएगी, स्पून्स में आएगी। किस तरह से ये सब चीजें जमीन पर उतारी जाएंगी? क्योंकि अभी तो ये वैक्सीन बनी नहीं है, इसका स्टोर मैनेजमेंट कैसा होगा, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कुणाल जी आपका, और मैं इसको आंसर करूंगा कि इस सब के ऊपर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे माननीय देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक उसके महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक अपने आप में इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव है कोवैक्स के नाम से, जिसमें एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स का जो एक्सेलरेटर है, जितने भी हम लोग स्पीयरहेड कर रहे हैं फॉर द कोalition फॉर द एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, इसे सेपी कहते हैं। और गेवी के तहत और सेपी के तहत एक वैक्सीन अलायंस एक बहुत जल्दी होगा। ये वैक्सीन अलायंस ये पूरा अंतर्गत एक WHO का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। उसका एक ही उद्देश्य है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक तो इंश्योर कर सकें कि जो कंट्री टू कंट्री है, नेशन टू नेशन है और जितने भी स्टेट टू स्टेट है उन सबको वैक्सीन सबको मिले। जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है वैक्सीन के, वो एक लो कॉस्ट को भी ऑफर कर सके। और करेंटली अगर मैं कंपनीज की बात करूं, जैसे मॉडर्ना वैक्सीन जिसके हम अब तक कर रहे थे, पेस्टर है, थर्मिस है, इनोवियो है, एस्ट्राजेनिका है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की है, नोवावॉक्स भी है। तो ये सब एक कोवैक्स के तहत इंश्योर करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल का, और जिसकी पूरी की पूरी कमान माननीय यशस्वी डॉक्टर हर्षवर्धन जी इन स्पीयरहेडेड बाय द चेयरमैन कमिटी of the World Health Organization
एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस चीज को देख सके। चलिए डॉक्टर शैलेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर अभी बात होती है कि किस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म एक जमीन पर उतारा जाएगा, अब सवाल ये उठता है कि कहा जा रहा है कि 4 लेयर वैक्सीन पूरा मैनेजमेंट तैयार किया जाएगा, जिसमें पहले स्टेज में जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद पुलिस बल या अर्धसैनिक बल या बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस में उनको लगाया जाएगा, और उसके बाद 65 प्लस और प्लस अन्य वो लोग जो अदर बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको लगाया जाएगा। इसे आप किस तरह से देखते हैं, ये पूरा जो सिस्टम तैयार किया गया है? देखिए, चाहे वो हम लोग पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाए या जो कोरोना टास्क फोर्स को लगाए या फिर ओल्ड एज को लगाए, उससे पहले हम लोग को सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर वर्कर सिर्फ दिल्ली में रहता है, वो हैदराबाद में भी रहता है, वो एक छोटे से किसी कस्बे में भी रहता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, किस तरह से आप वैक्सीनेशन को डिलीवर करोगे। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं पहले हेल्थ केयर वर्कर को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं, उसके बाद उन लोगों को देखना चाहिए जो डेली कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, फिर ओल्ड एज को देखना चाहिए। बट उससे पहले सप्लाई चेन का डिप्लॉयमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो बन जाएगा चैनल, तब हम लोग प्लान कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप में या किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर हम लोग ने उसका वैक्सीनेशन स्टार्ट करना है। बाय द वे, अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है पोलियो वैक्सीनेशन का, वो इन्फेंट ड्रिवन है, बच्चों को लगाया जाता है। तो बट ये वैक्सीनेशन हमारा अडल्ट ड्रिवन है, तो एक खास तरीके का चैलेंज तो है जो कि एक नए तरीके से हो रहा है। सो इन सब चीजों को देखते मद्देनजर रखते हुए पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें कि किस तरह से वैक्सीनेशन को कोल्ड स्टोरेज से लेकर के आपके डिप्लॉयमेंट तक लेके जाना है, और उसकी कॉस्ट भी लो होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा फंक्शन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही हिस्सा होता है। सो लो कॉस्ट एंड योर कम्युनिटी विच यू आर गोइंग टू डिलीवर द वैक्सीनेशन। डॉक्टर सिद्धार्थ, अभी आपने देखा कि बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 जो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में, वहां का दौरा किया। उसे आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? खुद पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में नजर आ रहे हैं। जो वैक्सीन बनाने वाले जो डॉक्टर्स हैं, उनका कितना आत्मबल बढ़ेगा कि सरकार उनके साथ युद्ध स्तर पर कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक का युद्ध स्तर पर ही कार्य करा है भारत सरकार ने, और मैं इसमें पूरा समर्थन देता हूं, और इसमें इनफैक्ट पूरा प्रेज करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का। मोदी जी के डायनामिक लीडरशिप में हम लोग इस पैंडेमिक को इतना कंट्रोल कर पाए हैं जितना कि फेटालिटीज अदर कंट्रीज यूएस और इटली में हुई थी। कम से कम जहाँ पे हर एक मृत्यु एक चिंता का विषय बना रहता है, अपने देश में मृत्यु दर की कमी रहना, हालांकि ये कोई स्पर्धा नहीं है कि हमें किसी को कॉम्पीट करके नंबर 1 का टैग लेना है, पर कोविड-19 से अफेक्टेड ना ही हमें किसी नंबर 1 का टैग मिले, इसको कंट्रोल में रखें। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्राई सिटी टूर बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था, और इससे मनोबल ही बढ़ा है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का, हमारे जितने भी वैक्सीन के जो फ्रंटलाइन उसमें वॉरियर्स हैं, जो इसमें दिन रात वर्क कर रहे हैं, रिसर्चर्स, बायोलॉजिकल पर्संस, मॉलिक्यूलर लेवल के जितने भी जेनेटिसिस्ट्स हैं, उन सबका एक मनोबल और एक इंस्पिरेशन बनी है, और इससे साथ में देश का भी मनोबल बढ़ा है। आज के डेट में आपको बताऊं, आज अगर आप देशवासियों पे MH1 पे अगर एक ओपिनियन पॉल भी रखेंगे, तो बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा इस चीज को जरूर मानेगा कि इस ट्राई सिटी टूर से हम सब लोग एक इस ऐसे टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं जहां पे हम बहुत जल्दी इस पैंडेमिक कोविड-19 से विजय फतेह हासिल कर सकें। ठीक है डॉक्टर शैलेंद्र, हमने पिछले कुछ समय महीनों के दौरान लॉकडाउन में आरोग्य सेतु ऐप का बहुत जिक्र सुना। अब एक और नई चीज की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके बारे में कुछ जानकारी साझा करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन जब तैयार होगी तो इसी प्रोग्राम के तहत उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये पूरा मैनेजमेंट या पूरा प्रोग्राम कहता क्या है UIP? एक्चुअली अगर हम लोग इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारी वैक्सीनेशंस हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में लगाई जाती हैं। कुछ कंट्री, अगर डेवलप कंट्री की बात करें तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि वैक्सीनेशन ना लगाई जाए, क्योंकि उसकी वजह से कुछ नुकसान भी होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है कि कंट्री में उसका जो फीजिबिलिटी रिपोर्टिंग के अनुसार किस वैक्सीनेशन का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे इंडिया में पोलियो वैक्सीनेशन था जो पूरी तरह से अभी इरेडिकेट हो गया है, तो उस तरह से कंट्री वाइज और उनकी जेनेटिक्स के हिसाब से एक प्रोग्राम बना जाता है। उसके बेसिस के ऊपर किस वैक्सीनेशन को देना है वो सारा का सारा डिसीजन इस प्रोग्राम के अंदर आता है। तो अब हमारे यहाँ देखेंगे तो इन्फेंट ड्रिवन वैक्सीनेशन प्रोग्राम ज्यादा हुए हैं, अडल्ट ड्रिवन नहीं हुए, तो उसका कंपैरिजन ये सारा का सारा इसी प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है
डॉक्टर सिद्धार्थ, हम जिस तरह से हमने बात की थी कि 4 लेयर्स में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोरोना वॉरियर्स पहले आएंगे, उसके बाद पुलिस और अदर स्टाफ होगा, उसके बाद 65 प्लस और साथ में वो लोग जो अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में एक आम आदमी सोचता है कि अगर वो कोरोना वॉरियर्स नहीं है या किसी सैन्य बल में काम नहीं करता, वो एक सिंपल सा किसी दफ्तर में बैठने वाला कर्मचारी है, तो उसका नंबर कब आएगा? डॉक्टर नहीं नहीं सिद्धार्थ। कुणाल जी, अभी ऐसा तो नहीं है। और इस वैक्सीनेशन को पूरा का पूरा इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करा जा रहा है। आपने देखा भी होगा, जब मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है तो चाहे देश का कोई भी कोना हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, किसी भी, हमेशा प्राथमिकता, प्रायोरिटी यही होती है कि इट शुड बी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। हम डॉक्टर सिद्धार्थ, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है शायद तकनीकी दिक्कत की वजह से उनका कनेक्शन हमारे साथ नहीं हो पाया। डॉक्टर शैलेंद्र, लगातार जिस तरह से बात हो रही है वैक्सीन की, हम बड़ी बड़ी कंट्रीज की हम बात करें, रूस की हम बात करें या चीन की या अमेरिका की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, डीएनए और आरएनए बेस्ड वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और अमूमन कई स्टडीज में सामने आया है कि कंपेयर टू डीएनए, आरएनए बेस्ड जो वैक्सीनेशन तैयार हो रही है वो ज्यादा बेहतर है और उनकी जो इम्पैक्ट का परसेंटेज है वो भी काफी बेहतर है। इसे आप किस तरह से समझा सकेंगे एक आम व्यक्ति? देखिए, सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करें तो ये आरएनए बेस्ड वायरस है। इसका नुकसान ये होता है कि आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाता है। जो आरएनए, जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, वो आरएनए बेस्ड है और वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। तो ये थोड़ा सा समझने वाला इशू है, क्योंकि अगर म्यूटेशन जल्दी होगा तो वैक्सीनेशन का जो असर है, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे टिटनस बैक्टीरियम का हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं, हम बोलते हैं कि हर 6 महीने के बाद आपको डोज रिपीट करनी है। सो अभी कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है कि जो बता सके कि वैक्सीनेशन हो सकता है हमको रिपीट भी करने पड़े। हो सकता है हमारा जो एंटीबायोटिक जो टाइटलर है, जैसे मान लीजिए कभी कोई हम लोगों को इन्फेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं जो हमारी कहीं ना कहीं टी सेल की मेमोरी में रह जाते हैं। तो अगर दोबारा वो वायरस अटैक करता है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं। तो एंटीबॉडीज का कितना लेवल है, क्योंकि जितने भी लोग ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं इस पर्टिकुलर बीमारी से, उनके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीजें को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता है। और आरएनए वायरस बोल करके अगर हम लोग बात करें तो आरएनए वायरस वैक्सीन बनाना बड़ा मुश्किल है। बट हाँ, ऑफ कोर्स अगर प्रिसाइजली बनाई गई है तो उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, इट चेंजेस टाइम टू टाइम। दो अहम सवाल यहाँ पर आप ही के ही जवाब से यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। एक तो ये कि अगर ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो क्या पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में लगातार व्यक्तियों को लेनी पड़ेगी, या फिर ये वन टाइम वैक्सीन होगी? जैसे हेपेटाइटिस की हम बात करते हैं, पोलियो की हम बात करते हैं, ये वन टाइम वैक्सीनेशन होगा या आने वाले वक्त में ये स्टडी का एक विषय है? सी, इट्स अ फ्लू लाइक वायरस। पहले बात तो हम लोग इस चीज को क्लैरिफाई कर लें। और फ्लू लाइक वायरस बहुत जल्दी चेंज होते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल व्यू में अगर जाएंगे तो फ्लू की जो भी वैक्सीनेशन बनी है वो कुछ टाइम के बाद इनइफेक्टिव हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च का मामला है। बिकॉज अगर हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं और उसके बाद, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं है, आप देखेंगे 2019 में जब केसेस बढ़ने लगे थे और आज हम सिर्फ एंड ऑफ 2020 में है। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है, जो फेज 4 ट्रायल्स होते हैं, उसका कोई लंबा आंकड़ा नहीं है कि उसका हम लोग ने 1 साल तक वैक्सीनेशन का इफेक्ट देखा है। तो ये रिसर्च का मैटर है कि हम लोग कितने टाइम के बाद इस चीज को इवेल्युएट कर पाते हैं कि कितने टाइम के बाद हम लोग को वो वैक्सीनेशन रिपीट करनी है। वो सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी टाइटलर पे, एंटीबॉडी टाइटल का मतलब अगर आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो कितनी क्वांटिटी में है जो वायरस का इफेक्ट हो उससे लड़ पाए। तो अगर एंटीबॉडी टाइटलर बना रहता है 1 साल तक तो हमको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। अगर वो गिरता है कुछ टाइम के बाद तो शायद सेकेंड डोज की जरूरत पड़ेगी। बट इट्स नॉट कंफर्मेटरी थिंग्स, बिकॉज अब ये रिसर्च का मैटर है, क्योंकि स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर लिमिटेड टाइम के लिए ट्रायल्स हुए हैं, जो कि आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन कितनी जल्दी आ गई। ठीक है, डॉक्टर सिद्धार्थ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, अब डॉक्टर शैलेंद्र ने एंटीबॉडीज का जिक्र किया, लेकिन हाल फिलहाल में कई ऐसे केसेस निकलकर सामने आए हैं जिसमें व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव था उसने प्रॉपर आइसोलेशन के दौरान वैक्सीनेशन लिया, थोड़ा ठीक हुआ और फील गुड फैक्टर के साथ वापसी अपने दफ्तर को ज्वाइन किया, लेकिन फिर से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या कारण है कि व्यक्ति जो एक बार जिसका मेडिकेशन हो चुका है वो बार बार कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, जबकि वो मास्क भी प्रॉपर यूज कर रहा है, सैनिटाइजेशन का भी प्रॉपर यूज कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कि इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है इस पूरे समय के दौरान? वायरस की एक हमेशा प्रोपेनिसिटी होती है सेकेंडरी इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन की।
और वायरस जो, चाहे अगर मैं कोई भी बात करूँ, ये तो खैर कोविड-19 वायरस है जो भी न्यूली डिस्कवर्ड वायरस है, उससे पहले जो वायरसेस की भी हिस्ट्री रही है वो एक हमेशा रिएक्टिवेशन की रहती है। हम अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को यही पढ़ाते हैं कि जब किसी भी वायरस में प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मिल जाता है बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, चाहे चेंज इन द वेदर हो, चेंज इन द सीजन हो, फीमेल्स में चाहे मेंस्ट्रुएशन की वजह से हो, प्रेगनेंसी की वजह से हो, और इनफैक्ट अगर कोई भी ऐसा इम्यूनोसप्रेसिंग कंडीशन जहां पे पेशेंट की हेल्थ एक बहुत ही मेडिकली कॉम्प्रोमाइज स्टेटस रहती है, चाहे डायबिटीज का पेशेंट ग्रसित हो या उसको कोई लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट की, कैंसर की थेरेपी की चल रही हो, या साथ में कोई ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ये सब एक मेडिकली सिस्टमिक चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं जो ऑलरेडी को वीकन कर देती हैं। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल, इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि हम सबको इसमें रीइंफेक्शन से जरूर बचना है। कोविड-19 से जो पेशेंट जो ऑलरेडी रिकवर कर गए हैं, हमें उनसे भी बचना है। ठीक है डॉक्टर शैलेंद्र, लगातार पेशेंट को इसमें बहुत प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, उसका लॉजिस्टिक्स क्या कुछ कहता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या कहता है, लेकिन हाल फिलहाल में चीन से कुछ मामले निकलकर सामने आए हैं जहां पर वो अपने स्तर पर लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं और वहां पर भी इसी तरह से पूरा चेन मैनेजमेंट बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको वॉयलेट किया और वहां पर वैक्सीन की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए वैक्सीन लगवाया, जबकि उनका नंबर तो बहुत पीछे। भविष्य में ये चीज हिंदुस्तान में भी हो सकती है, इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि इस वक्त हर एक व्यक्ति की जान उतनी ही महत्वपूर्ण है जो बड़े पद पर बैठा है या एक गरीब व्यक्ति है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब जैसे खतरा जान का है, जिस तरह से स्टार्टिंग से कोविड आया, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके ज्यूरिडिक्शंस में आता है कि किस तरह से इसको डिप्लॉय करें। आपको याद होगा जब शुरुआत में जब ये वायरस आया था, तो जो पुराना एक्ट था 1896 का, वो लगाया गया। सो ये एक लॉ और मेडिकल दोनों सिस्टम अगर हैंड इन हैंड चलेंगे तो शायद इसको प्रॉपरली डिप्लॉय कर सकें, क्योंकि वैक्सीनेशन की जरूरत तो सबको है। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगाया जाए, तो वो इंश्योर करेंगे कि वो किस तरह से पहुंचा जाए। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से प्रेशर जरूर रहेगा, बट इट हैज टू गो विद द करंट व्हाट यू कॉल पॉलिटिकल सिस्टम। इट्स आंसर लाइज इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। इट्स अ डॉक्टर कांट एक्सप्लेन दीज थिंग्स प्रॉपरली, बट हाँ, उनके ऊपर डिप्लॉयमेंट का प्रेशर रहेगा। साथ साथ हेल्थ केयर वर्कर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो किस तरह से इसको यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन को डिप्लॉय करते हैं। दैट इज बोथ इक्वली हैंड इन हैंड थिंग्स। ठीक है, भविष्य में किस तरह से हम इसकी उम्मीद करें कि भविष्य के लिए हम तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पोलियो की बीमारी की बात करें, हर एक व्यक्ति को हर घर तक जाया जाता है, सर्च किया जाता है कि 5 साल से छोटा कोई बच्चा है उसको 2 खुराक पोलियो की बूंद की जरूर देनी है। भविष्य में क्या हम उम्मीद करते हैं चीज की, या फिर इसके लिए बकायदा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने होंगे और वहां पर हर एक व्यक्ति को जाकर अपनी हाजिरी लगानी होगी, तब जाकर वैक्सीनेशन हो पाए? पर्सनली मैं बहुत फैन हूं जो करंट गवर्नमेंट ने प्लान किए, जिस तरह से बैंक अकाउंट्स खोले, आधार कार्ड से लिंक किए बैंक अकाउंट। तो इसी तरह का कुछ ना कुछ आईटी इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्चुअल इंप्लीमेंटेशन, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे मैंने शुरुआत क्वेश्चन में आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी है। अगर आप बोले छोटे छोटे कस्बों में भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, इसका मतलब हम लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चीजों को पहुंचाना है ताकि वो एक तरह से पब्लिक हेल्थ सेंटर तक चला जाए। तो ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी रेडी हैं, बट आईटी का इस्तेमाल किस तरह से होता है, चाहे वो आधार कार्ड के थ्रू हो, जैसे आरोग्य सेतु ऐप के अंदर, जैसे कभी भी हम लोग, जैसे डॉक्टर गुप्ता भी बताएंगे, किसी पेशेंट का हम लोग कोविड पॉजिटिव टेस्ट आता है, सो इट इज अपडेटेड इन हिज सिस्टम कि हाँ ये पेशेंट पॉजिटिव है। तो उस तरह से कुछ ना कुछ एक चेन सिस्टम बनेगा, जिसकी वजह से रिपीटेटिव वैक्सीनेशन और जिसको पहुंच गया वैक्सीनेशन वो प्रॉपरली और टाइमली हो। सो आईटी एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा लॉकडाउन के टाइम पर वी वर कनेक्टेड वर्चुअली, so virtual things has to take charge, then we can work properly in this particular situation. ठीक है डॉक्टर सिद्धार्थ, जिस तरह से डॉक्टर शैलेंद्र बात कर रहे थे कि आईटी मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से आरोग्य सेतु ने अपनी भूमिका निभाई है, अब इस बात की भी सुर्खियां हैं कि केंद्र सरकार एक पूरे ऐप पर काम कर रही है जिसमें अपनी डिटेल डालेंगे, अपनी एज डालेंगे, क्या आपका वर्क प्रोफाइल है वो डालेंगे, और आपको ये एक अंदाजा लग जाएगा, मोटा मोटा पूरा अंदाजा लग जाएगा कि आप तक ये वैक्सीन कब पहुंचेगी और कब आपको ये वैक्सीन लगेगी। ये क्या प्रैक्टिकल, और अगर प्रैक्टिकल है तो इसको कैसे जमीन पर उतारा जाए? बिल्कुल सही बात है। आईटी एप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है।
आज की डेट में अगर आप फ्लाइट में भी ट्रैवल करते हैं, आपको अपना PNR नंबर डालना पड़ता है, आपको पूरा स्टेटस पता लग जाता है। ये तो फिर एक कोविड-19 वैक्सीन की बात हो रही है, जिसमें पेशेंट अपने आधार कार्ड से लिंक हो रखे होंगे। आरोग्य सेतु ऐप में पेशेंट को आइडेंटिफाई से लेके, आइसोलेट से लेके, ट्रेसिंग से लेके ट्रीटमेंट तक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। अब बात मैनेजमेंट की आ रही है, तो आई एम श्योर एक सेकंड फेज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप इज इन द पाइपलाइन एंड इट शुड बी शेयर्ड बाय द नेशन। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री की जो टीम है, इसको वो पक्का अनवील करेंगे वैक्सीन के लॉन्च होने से पहले। और वो एक पोर्टल की तरह हम सबके स्मार्टफोन पे एक ऐप की तरह रहेगा, जिसमें हम सब ये बता सकेंगे कि हम अपने आप को ट्रैक भी कर सकेंगे, ट्रेस भी कर सकेंगे कि वो हमारे किस पर्टिकुलर रीजन, किस पर्टिकुलर जिला, किस पर्टिकुलर प्रोविंस में हम सबको कब तक पहुंच सकेंगे। हम लोग भी आम आदमी है, कहने को वैसे हम तक जो ऑब्वियसली डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, पर आज की डेट में हम डॉक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राथमिकता अपने पेशेंट्स के लिए बनी रहती है। डॉक्टर फ्रेटर्निटी हमेशा इसी बात में बिलीव करते हैं, सर्विस टू द नेशन एंड द पेशेंट फर्स्ट। बिल्कुल सर। डॉक्टर शैलेंद्र, लगातार जिस तरह से वैक्सीन की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, एक आम व्यक्ति कितना मेंटली प्रिपेयर हो करता है। हर एक वैक्सीन के कुछ प्लस माइनस होते ही होते हैं। कोरोना वैक्सीन का जब इम्यूनाइजेशन होगा तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट, इन सब पर भी लगातार बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले पैनिक करने की जरूरत नहीं है किसी भी मरीज को, बिकॉज जब वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्रॉपर रिसर्च बेस्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि वैक्सीनेशन सबको लगाई जाएगी या कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी उसके अंदर आएगी। वो प्रॉपर रिसर्च के बाद ही डिप्लॉयमेंट होगा, बिकॉज जिसका एंटीबॉडी लेवल ऑलरेडी इतना ज्यादा है उसको एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करें ग्लोबली, इंडिया का रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, डेथ रेट भी बहुत कम है। अगर यूएस, यूके और ये जितनी भी कंट्री है, इटली, ये उस लेवल पर भी आ जाए वैक्सीनेशन के बाद, तो दे विल बी फीलिंग मच सेफर इन देयर कंट्री। सो हम लोग को पैनिक करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हम लोगों को विश्वास हमारे मेडिकल सिस्टम पे रखना पड़ेगा कि वो किस तरह से एक सप्लाई चेन बनाते हैं कि जिसको ज्यादा जरूरत है वैक्सीनेशन उस तक पहुंच पाए। सबसे पहले ये सब चीजों को हम लोग को पैनिकली निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के पीछे भागे तो हो सकता है हम लोग सेफ हो जाए। इट इज अ साइंटिफिक बेस्ड प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद यू फील लाइक दैट आई एम 100% सिक्योर। हो सकता है ना लगने के बाद भी आप 100% सिक्योर हो। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर साइंटिफिक प्रोग्राम कि वो किस तरह से आपको गाइडलाइंस देता है। तो गाइडलाइंस को फॉलो करें जो आपको प्रॉपर चैनल से आ रही है, उसके बाद ही चीजों को फॉलो करें। जैसे आरोग्य सेतु में ऑलरेडी आपको बोला है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग लगनी है। आई एम श्योर वैक्सीनेशन के लिए भी प्रॉपर गाइडलाइंस होंगी। ऐसे नहीं है कि वो हाफिजली जाएंगी, और उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज माई मेन आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डॉक्टर सिद्धार्थ, जिस तरह से लगातार इस बात की बात हो रही है कि पैनिक नहीं होना है, लेकिन एक आम व्यक्ति, अगर हम मुख्य रूप से बात करें, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, वो ये सोच के चल रहा है कि उसके जहन में सवाल है कि जब ये वैक्सीन आएगी तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, या उसको उसके लिए उसको पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा, ताकि उसकी जान की हिफाजत वो इस वैक्सीन से अपनी कर पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि वैक्सीन पहुंचाना हर नागरिक के लिए ये उनकी प्राथमिकता है, और इस समय वो प्रतिबद्ध हैं एज अ प्रधान सेवक की तरह, प्रधानमंत्री की तरह, कि देश के हर एक नागरिक को वैक्सीन पहुंचे। और जहां तक देखिए, हर एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा की अगर हम बात करते हैं, चाहे रूरल एरियाज की बात करें या सेमी अर्बन एरियाज की बात करें, वहां भी देखिए प्राथमिक सेंटर पे जितने भी प्राइमरी हॉस्पिटल्स, प्राइमरी सेंटर्स होते हैं, टीकाकरण तो वहां भी होता है। अगर ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन कोई फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रही है इंडिया में या फर्स्ट टाइम आ रही है, उससे पहले भी बहुत अभियान चले हैं। पोलियो को हम लोग इरेडिकेट कर चुके हैं, स्मॉल पॉक्स हमारी कंट्री से इरेडिकेट हो चुका है। आज के डेट में चिकन पॉक्स के ऊपर, जो पहले एक बहुत बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी मानी जाती थी, उसके ऊपर भी हम लोगों ने कब तक, साइंटिफिक डॉक्टर्स ने, हम सब ने उसके ऊपर फतेह हासिल करी हुई है। और बच्चा जब पैदा होता है, आपको पता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में गांव की बात करता हूँ, वहां पे आंगनवाड़ीज होते हैं, और आंगनवाड़ीज के साथ साथ आपकी चाहे योजना चल रही है, चाहे अटल हेल्थ केयर योजना चल रही हो, चाहे इंदिरा हेल्थ केयर योजना चल रही हो, उसके तहत टीकाकरण का जो प्रोसीजर होता है, एक प्रेग्नेंट लेडी से लेके टिल द चाइल्ड इज डिलीवर्ड एंड द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ द प्यूबर्टी, तब तक एक सीरीज ऑफ वैक्सीनेशन चलते रहते हैं। मेरी भी खुद एक डॉटर है, तो हम अपनी बेटी को भी टाइम टू टाइम स्कूल से उसको भी इंफॉर्मेशन दिलवाते रहते हैं कि अब इस समय कौन सी एज में उसका वैक्सीन ड्यू है। तो ये तो एक मास प्रोग्राम है, और ये पूरा एक स्ट्रैटेजिक वे में चलेगा।
और इसमें हर एक को अवेयरनेस भी जनरेट करी जाएगी, क्योंकि कोविड महामारी की वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, कोविड-19 पैंडेमिक की वैक्सीन है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। और जहां तक आपने बताया, चाहे गरीब तबका हो चाहे कोई अमीर तबका हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं MH1 चैनल के माध्यम से देशवासियों को कि प्रधान सेवक इस बात के लिए ऑलरेडी कह चुके हैं कि हर एक को वैक्सीन जरूर पहुंचेगी और उनकी सरकार प्रतिबद्ध है पहुंचाने के लिए। डॉक्टर शैलेंद्र, अब बढ़ाते, लेकिन चलते चलते एक अहम सवाल, तब तक हम क्या करें, तब तक हम किस तरह से अपने आप को तैयार रखेंगे, कुछ सावधानियां बरतें जब तक महीने 2 महीने तक वैक्सीन नहीं आ जाती, किस तरह से अपने आप को मेंटली? देखिए सबको पता है, बहुत ज्यादा इस चीज को रिपीट भी किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क। बिकॉज ये वायरस इतना छोटा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे अगर आप देखोगे तो बहुत मुश्किल से नजर आता है। इट्स वेरी स्मॉल वायरस, कंटेजियस वायरस, जैसे भी सोशल मीडिया पे आप सुन भी रहे होंगे कि बहुत छोटी सी क्वांटिटी ने इतने करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है। सो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं उसको, वायरस को सीरियसली लेना है। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग इस चीज के अंदर ओपन हो जाएं कि खुले में काम करना शुरू कर दें। ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक्स के ऊपर ध्यान दें, जो बोलते हैं मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग टिल द वैक्सीनेशन कम, एंड फॉलो द गाइडलाइंस। जो भी सरकारी गाइडलाइंस आ रही हैं उसको सीरियसली फॉलो करें, अफवाहों से बचें। शुरुआत से ही हम लोग, डॉक्टर गुप्ता और हमारे जितने भी फेटर्निटी के लोग यही बोल रहे हैं कि अफवाहों से बचें, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ पैनिक इन योर माइंड। आप देखिए ना कितना अच्छा सिचुएशन है इंडिया के अंदर कंपैरेटिवली, अगर जितने वर्ल्ड की बात करें। इट्स नॉट द थिंग टू बोस्ट अबाउट, बट आप देखिए ना कि हम लोगों को लड़ाई जो लड़नी है वो ऑलरेडी कितने लो लेवल पे कंपैरेटिव टू द ग्लोबल चैनल। सो अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग हैज टू बी फॉलोड टिल द वैक्सीनेशन कम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैलेंद्र तोमर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये पूरा डिजिटल पेज लाइव आप तमाम दर्शकों को पसंद आया होगा। उम्मीद इस बात की भी करते हैं कि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई, फिलहाल हमें भी इजाजत। धन्यवाद।